योगी राज में जिन चीजों पर सख्त मनाही है वो है अपराध, अवैध कब्जा, लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण, जिसको लेकर योगी जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। लेकिन लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ने धर्मांतरण के लिए उकसाकर अपने लिए खुद मुसीबत मोल ले ली है। इसमें अब खुलासा हुआ है कि ये डॉक्टर अपनी डॉक्टरी की किताबें नहीं पढ़ रहा था, न ही उसे लेकर कोई किताब लिख रहा था, बल्कि KGMU का ये लव जिहादी डॉक्टर एक कट्टरपंथी मैगजीन छाप रहा था, जिसका मकसद था हिंदुओं का धर्मांतरण करवाना। क्या ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट से समझिए। जिंदगी को रमजान जैसा बना लो तो मौत यकीनन ईद जैसी होगी। ये कवर पेज जो आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिस पर यह लाइन लिखी गई है, इसे पढ़िए और समझिए कि क्यों और कैसे धर्मांतरण कराने वाले डॉक्टर ऐसी लाइनें लिखवाकर मैगजीन छपवा रहे थे। नाम रखा गया था इस्लामिक मेडिकोस, जिसका सीधा संदर्भ इस्लाम और मेडिकल लाइन से जुड़े डॉक्टरों से। ये मैगजीन कोई आम मैगजीन नहीं थी, बल्कि वो थी जो हिंदुओं का ब्रेन वॉश करने के लिए दी जाती थी, इस्लाम की तरफ आकर्षित करने के लिए छापी गई थी, और इसका इस्तेमाल धर्मांतरण गैंग दिल खोल कर करता था। ये कट्टरपंथी मैगजीन किसने और क्यों छपवाई, अब जरा इन किरदारों को भी समझ लीजिए। इस मैगजीन का सीधा कनेक्शन जुड़ा है KGMU से धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर रमीज से। खुलासा हुआ है कि धर्मांतरण के लिए उकसाने के लिए इस मैगजीन का इस्तेमाल डॉक्टर रमीज करता था। रमीज ने आगरा में पढ़ाई के दौरान इसे छपवाया था। ये मैगजीन उन छात्रों को दी जाती थी जो कॉलेज में एडमिशन लेते थे। खास टारगेट हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम छात्र भी थे, जिनमें जिहाद और कट्टर विचारों जैसी बातें इस मैगजीन के जरिए डाली जाती थी। धर्मांतरण के इस पूरे गैंग को बनाने के लिए उसने इस मैगजीन को निकालना शुरू किया था। इसके लिए उसने बकायदा कुछ लोग को इस मैगजीन से जोड़ा भी था। इसके साथ साथ रमीज इस मैगजीन में बकायदा अपना लेख भी लिखता था, जो जाकिर नाइक से प्रभावित बताया जा रहा है। इस मैगजीन में रमीज खुद आर्टिकल लिखता था और उसके साथ साथ 11 लोग भी जुड़े थे। मैगजीन में लेखकों के नाम में रमीजुद्दीन का नाम भी लिखा देखा जा सकता है। मैगजीन का टारगेट सिर्फ मुस्लिम नहीं, बाकी धर्मों के लोग भी थे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि कवर पर उर्दू नहीं बल्कि अंग्रेजी के लेटर्स के जरिए अपनी बात लिखी गई है, जिससे दूसरे समुदाय के लोगों को भी समझ में आ जाए। रमीज की मैगजीन का कनेक्शन आगरा से जुड़ा तो हमारी टीम आगरा के SN मेडिकल कॉलेज भी पहुंची। रमीज ने साल 2012 में आगरा मेडिकल कॉलेज से MBBS की थी। इस दौरान वो मुस्लिम जूनियरों के साथ रहकर पूरा नेटवर्क चलाता था। SN मेडिकल कॉलेज में बनी इस मजार पर डॉक्टर रमीज का लगातार आना जाना बना रहता था। सुबह और शाम लगातार बताया जा रहा है कि इस पर आकर वो इबादत किया करता था और दुआएं मांगा करता था, और बताया जा रहा है कि उसके साथ कुछ उसके दोस्त भी आते थे जो उसी ग्रुप से जुड़े थे। आगरा के SN मेडिकल कॉलेज से ही उसका धर्मांतरण वाला रैकेट शुरू हुआ था, और यहाँ भी उसके निशाने पर हिंदू लड़कियां ही थी। खुलासे के मुताबिक रमीज अपने साथी जूनियरों को हिंदू महिला डॉक्टरों से अफेयर चलाने के लिए उकसाता था, हिंदू महिलाओं पर धार्मिक टिप्पणी करता था, और इन्हीं मुस्लिम डॉक्टरों को उसने कट्टरपंथी ग्रुप से भी जोड़ रखा था। इसके अलावा उस मैगजीन में लेख भी डॉक्टर रमीज खुद ही लिखता था, और बताया ये भी जा रहा है कि डॉक्टर रमीज को हॉस्टल में रहना पसंद नहीं था, जिसके लिए बाकायदा उसने मेडिकल कॉलेज के बाहर अपने रहने का इंतजाम किया था। हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए बाकायदा वो उनका डेटा भी अपने पास रखता था। डॉक्टर रमीज ने लैपटॉप में लड़कियों के अलग अलग नाम रखे थे। हर फोल्डर में अलग हिंदू लड़की से जुड़ी सामग्री रखता था। यहाँ तक कि उसने बिना जानकारी के कई लड़कियों के कॉल भी रिकॉर्ड किए। रमीज शादीशुदा होने के बाद भी खुद को कुंवारा बताकर हिंदू लड़कियों को फंसाता था। बहुत कम लोगों को पता था कि उनकी शादी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद जो पीड़ित महिला है उनको भी ये पता होता कि ये शादीशुदा है, क्योंकि वो उनके सीनियर ही थे डिपार्टमेंट में, तो इतना यूजुअली पता चल जाता कि कौन शादीशुदा है कौन नहीं है। अब जब रमीज गिरफ्त में है तो उसके साथियों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, क्योंकि योगी राज में लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण की कोई जगह नहीं। जो भी लव जिहाद और नैर जिहाद करेगा, मान करके चलिए कि उसने जहन्नुम का अपना टिकट काटा है। और अब इसी जहन्नुम के टिकट की बारी रमीज और उसके कट्टरपंथी साथियों की है।
जिनकी कट्टरपंथ की हर किताब का पन्ना एक एक कर योगी फाड़ कर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केजीएमयू सिर्फ कट्टरपंथी मैगजीन के लिए ही नहीं बल्कि कन्वर्जन गैंग के उन डॉक्टर्स के चलते भी सुर्खियों में है जिनके टारगेट पर हिंदू लड़कियां थी। दरअसल केजीएमयू के एक इंटर्न डॉक्टर पर योगी फोर्स ने शिकंजा कसा है, जिस पर आरोप है कि डॉक्टर आदिल ने शादी का झांसा देकर न सिर्फ एक हिंदू छात्रा से दुष्कर्म किया बल्कि उसका वीडियो भी बनाया और उस वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए आदिल ने कैसे अपने लव जिहाद वाले एजेंडे को आगे बढ़ाया, हिंदू लड़की को अपने लव ट्रैप में फंसाया और जानिए कैसे इस सनसनीखेज कांड का पर्दाफाश हुआ। विश्व हिंदू परिषद जिंदाबाद। राजधानी लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां महिला डॉक्टर से रेप और धर्मांतरण का विवाद अभी सुलझा भी नहीं था, इसी बीच केजीएमयू से एक हिंदू बेटी के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आ गया, जिसमें आरोपी है मोहम्मद आदिल। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा मोहम्मद आदिल केजीएमयू में इंटर्न डॉक्टर है और इस पर आरोप है आदिल ने केजीएमयू में नर्सिंग की छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर हिंदू छात्रा को शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। जब नर्सिंग की छात्रा ने आदिल पर शादी का दबाव बनाया तो आरोपी मोहम्मद आदिल ने हिंदू छात्रा के साथ मारपीट की और फिर छात्रा का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इस मामले के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और केजीएमयू के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ करने का ऐलान किया। लिहाजा लगातार बढ़ते तनाव के बाद केजीएमयू के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। आपको बता दें कि केजीएमयू में इससे पहले भी लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़े कई मामलों का खुलासा हो चुका है और हर बार की तरह आरोपी मुस्लिम ही निकलता है। जैसे इस बार आरोपी मोहम्मद आदिल है। आरोपी डॉक्टर आदिल केजीएमयू से इंटर्नशिप कर रहा था। कैसरबाग के आगा साहब की कोठी के फ्लैट में रहता था। हालांकि आदिल का ताल्लुक बरेली के रामपुर गार्डन से है, जबकि नर्सिंग की छात्रा अलीगंज के एक पीजी में रहती थी। ये आदिल का घर है, परिवार के साथ यहाँ रहता है, लेकिन हम यहाँ बार बार नॉक कर रहे हैं लेकिन कोई खोल नहीं रहा है। भैया कोई है अंदर? हल्की सी आहट हो रही है लेकिन खोल नहीं रहा है कोई। लगातार जी मीडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि ये आदिल का घर है। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी डॉक्टर काफी वक्त से हिंदू छात्रा को शादी का झांसा देकर अपने फ्लैट पर बुलाता था और दुष्कर्म करता था। के वीडियो भी बना लिए थे जिससे वो लगातार वायरल करने की धमकी देता था। लिहाजा पीड़िता ने कैसरबाग थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर एक्शन लेते हुए आरोपी डॉक्टर आदिल पर शिकंजा कसा गया। हिंदू समाज की तरफ से यही कहेंगे कि फांसी की सजा तो जरूर होनी चाहिए और घर की कुड़की होनी चाहिए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के साथ फांसी की सजा होनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही हमारी वो रहेगी कि ऐसे लोगों के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वहीं इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगे कोई अब्दुल आदिल या फिर रमीज अपने मंसूबों में कामयाब ना हो, इसके लिए माघ मेले में युवा छात्र लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ पोस्टर लेकर उतरे। इस वक्त देश में बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं लव जिहाद को लेके, और माघ मेला एक ऐसी जगह है जहाँ पे आस्था से जुड़े हुए जितने भी हिंदू हैं सब आते हैं। देश के हर कोने से आते हैं, स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं। तो इनमें जितनी भी माँ बहनें बेटियां हैं सबको जागरूक करना चाहते हैं, चाहे वो भाई हो, पिता हो, बेटा हो, उन सबको हम जगाना चाहते हैं कि लव जिहाद क्या होता है और क्यों इस तरीके से लड़कियों के साथ ही क्यों हो रहा है। तो वो संभल के रहे ऐसे लोगों से जो झूठा नाम लेके, झूठी आइडेंटिटी लेके लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उन्हें मजहब के नाम पर मार देते हैं। कहते हैं कि जो आवाज थाने तक पहुंच जाए ना उस पे तो बात हो जाती है और जो सिस्कियां दब जाती है उस पे कौन बात करेगा। और ये कहीं न कहीं हम हिंदुओं के साथ हमेशा से हो रहा है। और आज अगर हम यहाँ पे आके आवाज उठाने का सिर्फ एक रीजन है कि अगर हमारी वजह से कोई एक बेटी भी बच गई ना तो हमको लगेगा बहुत बड़ी बात हमने करी। इसमें कोई शक नहीं कि यूपी समेत देश के कई सूबों में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में इन कट्टरपंथियों पर लगाम लगाना, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में किसी हिंदू बेटी को इस तरह प्रताड़ित न होना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
खबर अब हरिद्वार से, जहां पर हर की पैड़ी पर अब ना हबीबुल्लाह की एंट्री होगी, ना ही अब्दुल्ला की, ना कासिम जा पाएगा और ना ही वसीम। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वहां के हर गंगा घाट पर मियां भाई के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। अब धर्म नगरी के गंगा घाटों पर सिर्फ सनातन में आस्था रखने वाले ही जा सकेंगे, किसी भी गैर सनातनी की एंट्री नहीं हो सकेगी। हर की पैड़ी पर ऐसी वार्निंग वाले पोस्टर्स बाकायदा लगा दिए गए हैं जिन पर साफ साफ लिखा है गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। रिपोर्ट देखिए और इस वार्निंग के पीछे की वजह भी समझिए। जब उनकी आस्था नहीं है तो इस क्षेत्र में वो क्यों आना चाहते हैं? जिसकी माँ गंगा, गायें, गीता, गायत्री, इनमें जिसकी आस्था नहीं तो मुझे लगता है कि वह हिंदू है। हर की पैड़ी में मियां भाई की एंट्री बैन। हरिद्वार के गंगा घाट पर भाईजान की नो एंट्री। पहले कांवड़ रूटों पर मियां भाई की एंट्री बैन, फिर महाकुंभ में भाईजान की एंट्री पर बवाल। माघ मेले में भी कट्टरपंथियों के आने पर सवाल। अब हर की पैड़ी पर भी मियां भाई की एंट्री बैन। या फिर सनातनी संस्कृति के प्रतीक। अब कट्टरपंथियों की एंट्री को लेकर सवाल खड़े होने का सिलसिला सा चल पड़ा है। हर सनातनी चाहता है कि अपने आराध्य से जुड़ी उसकी आस्था की पवित्रता बरकरार रहे, आस्था उसकी खंडित ना हो। लिहाजा ये चाहत अब पोस्टरों की शक्ल में हर की पैड़ी पर नजर आने लगी है। हिंदू प्रवेश को लेकर गंगा सभा के द्वारा एक बड़ी पहल की गई है। गंगा सभा के द्वारा जितना भी हर की पौड़ी के एंट्रेंस गेट है वहां पे एक बोर्ड लगाया गया। मैं आपको बोर्ड दिखाना चाहूंगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि म्युनिसिपल एक्ट 1916 के तहत यहाँ पे अहिंदू का प्रवेश वैसे भी निषेध चला आ रहा था, लेकिन अब गंगा सभा ने फिर से मांग उठाई है और अब एक बार फिर से ये बोर्ड लगाए गए हैं, एक नयापन दिया गया है। हाल ही में कुछ युवक अरबी शेख जैसे कपड़े पहनकर हर की पैड़ी पर घूमते नजर आए थे। लोगों ने पूछताछ की तो युवकों ने बताया कि वो हिंदू हैं, उन्होंने रील बनाने के लिए भेष बदला था। इस पर काफी विवाद हुआ। लोगों का कहना है कि ऐसे लोग भेष बदलकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के बाद हर की पैड़ी पर अहिंदुओं का प्रवेश बैन संबंधी पोस्टर नजर आए। ये पोस्टर गंगा सभा की ओर से लगवाए गए हैं। हालांकि गंगा सभा का दावा है कि ये कोई नई पहल नहीं है, म्युनिसिपल एक्ट 1916 में इसका पहले से ही उल्लेख है। मैं जो तात्पर्य मानता हूं कि जिसकी हिंदू धर्म में आस्था नहीं है, जिसकी हिंदू तीर्थों में कोई आस्था नहीं है, जिसकी माँ गंगा, गायें, गीता, गायत्री, इनमें जिसकी आस्था नहीं तो मुझे लगता है कि वह हिंदू है। और जब उनकी आस्था नहीं है तो इस क्षेत्र में वो क्यों आना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? जब उनकी मंशा स्पष्ट नहीं है तो वो यहाँ ना आए, यह आग्रह हम इस कानून के माध्यम से करते हैं। गंगा सभा लंबे समय से हरिद्वार के अलग अलग घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग करती आ रही है। संस्था का तर्क है कि ये मामला धार्मिक आस्था, परंपरा और परिसर की पवित्रता से जुड़ा हुआ है और इसीलिए उसने हर की पैड़ी पर ऐसे पोस्टर लगवाए हैं। उसकी इस पहल का सनातनी स्वागत भी कर रहे हैं। मक्का मदीना में गैर मुस्लिमों का प्रवेश सख्त रूप से वर्जित है और वहां पर सख्त चेकिंग जो है की जाती है ताकि कोई भी उस स्थान की गरिमा को, परंपराओं को ना तोड़े। ये एक जो है कहीं ना कहीं सरकार का या जो सभा है उसका एक अच्छा कदम है। बिल्कुल अच्छी बात है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया इस चीज के लिए कि जो नॉन हिंदू है जो जो है उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट ने कदम उठाया बहुत ही सराहनीय कदम है। हालांकि हर की पैड़ी पर लगे गैर हिंदुओं के प्रवेश संबंधी पोस्टर पर मियां भाई भड़क गए हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पहल बता दिया है। इस तरह के बैनरों से माहौल तनावपूर्ण होता है और हिंदू मुस्लिम टकराव बढ़ता है। इस तरह के बैनर पोस्टर नहीं लगाना चाहिए कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का आना ममनू है। वर्तमान में आध्यात्मिक जगहों पर बाबा कई रील और ट्रेंडिंग में हैं। उन पर हम यही कहेंगे, सभी हिंदुओं से, समस्त सनातनियों से प्रार्थना है, खासकर हमारे प्रति भी सोच समझकर अपना भरोसा, सोच समझकर अपनी श्रद्धा अर्पित करें ताकि बाद में हिंदुओं को फिर से पछताना ना पड़े। हर की पैड़ी पर अहिंदुओं की एंट्री बैन संबंधी इन पोस्टरों ने सियासी गलियारों में भी गर्मी पैदा कर दी है। समाजवादी पार्टी ने ऐसे पोस्टरों को संवैधानिक व्यवस्था पर चोट करार दिया है। तो संविधान बदल दें पहले। ये देश सबका है,
किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का देश नहीं है। ये कोई जायदाद नहीं है किसी की कि मेरे घर में नहीं आ सकते और उसके घर में जा सकते। ये संविधान के हिसाब से हिंदुस्तान में कोई भी हिंदुस्तानी कहीं से कहीं भी जा सकता है। अगर वो कहीं क्राइम करता है तो कानून बना हुआ है उसके लिए। तो इस तरह की बातें अब ये सब बंद होनी चाहिए और इन पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। हरकी पैड़ी क्षेत्र में न सिर्फ अहिंदुओं का प्रवेश बैन किया गया है, बल्कि ड्रोन उड़ाना, फिल्मी गीतों पर रील बनाने को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। तरण खुराना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हुए अब बात मुंबई के चुनाव की करते हैं, जिसमें आज जो हुआ वो अपने आप में ऐतिहासिक है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी की एकतरफा जीत हुई, तो वहीं बुर्का और हिजाब वाली राजनीति को मुंबईकरों ने नकार दिया। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी का जो फॉर्मूला सुपरहिट हुआ, वही फॉर्मूला है जिसकी नींव विधानसभा चुनाव में योगी ने डाली थी। क्या है वो फॉर्मूला, इस रिपोर्ट से समझिए। जय श्री राम वाले ही मेयर बैठेंगे, कटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की लहर ऐसी चली, हिजाब मराठी मुद्दा ऐसे फेल हुआ कि बीएमसी चुनाव में 3 दशक बाद मुंबई की सत्ता से ठाकरे बेदखल हो गए। बीजेपी का 25 साल का वनवास खत्म हो गया। ठाकरे परिवार का राज भी वो इतिहास हो गया। अब नया अध्याय शुरू हो गया है और नए अध्याय के अंदर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी साहब के नेतृत्व में मुंबई में जो मुंबई के लोगों को चाहिए था वो सारा मुंबई के लोगों को मिलेगा। विधानसभा चुनाव में महायुति ने जो बम्पर जीत हासिल की थी, उसका सिलसिला अभी भी जारी है। बीजेपी ने बीएमसी चुनाव में पहली बार बहुमत हासिल किया है। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है। इस जीत से सबसे बड़ा झटका लगा है ठाकरे ब्रदर्स को, क्योंकि मराठी का एजेंडा लेकर चले उद्धव और राज कई सालों बाद साथ आए। उन्हें लगा कि जनता उनके साथ जाएगी, लेकिन जनता को ठाकरे ब्रदर्स नहीं, बीजेपी पसंद आई। इसकी वजह क्या रही वो भी जान लीजिए। मराठी मानुस का नैरेटिव फेल हो गया। शिवसेना उद्धव गुट के लिए एमएनएस कमजोर कड़ी साबित हुई। दोनों पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा। मतदाताओं को लगा कि दोनों भाई सत्ता के लिए साथ आए, जनता का भरोसा जीतने में नाकाम रहे। खुद बीजेपी भी मानती है कि तुष्टीकरण की राजनीति ठाकरे ब्रदर्स को ले डूबी। हिंदुत्व का मार्ग इन्होंने छोड़ दिया और इन्होंने बड़े पैमाने पे जो इस्लामीकरण और जिहादों का जो मार्ग है उसके ऊपर चलना चालू हो गया है। उनके जो विजय रैली निकले, वहाँ जीत की रैली निकले, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद, सर तन से जुदा देने वाले लोग इनको बार बार मदद करेंगे। जिसने भी हिंदुत्व छोड़ा है उनका कुछ ठीक हुआ नहीं है, वो खत्म ही हुआ है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण उद्धव ठाकरे। बीएमसी चुनाव में जहां एक तरफ ठाकरे ब्रदर्स का सपना टूटा, तो वहीं मुसलमानों का पैरोकार बनने उतरे असदुद्दीन ओवैसी का मुंबई को खान पठान या बुर्का पहनने वाली महिला मेयर का ख्वाब ही रह गया। जय श्री राम वाले ही मेयर बैठेंगे, क्योंकि यहाँ बैठ के अगर पाकिस्तान की अगर भाषा कोई करेगा, यहाँ बैठ के बुर्के वाले बनने ने कोई भाषा करेगा, वोट जिहाद की कोई भाषा करेगा, तो फिर मुझे लगता है कि आज शाम की या कल सुबह की टिकट निकाल के इस्लामाबाद कराची जाएगा तो कोई रोकेगा नहीं उनको। बीजेपी की तरफ से अगर कुछ हिट रहा तो वो था हिंदुत्व का मुद्दा, जिसे बार बार बीजेपी ने अलग अलग जगहों पर उठाया, ठीक उसी तरह जैसे विधानसभा चुनाव में किया गया था, जब योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। बीजेपी ने अपने कैंपेन में मुंबई का अगला मेयर हिंदू और मराठी होगा वाला नारा जोर शोर से चलाया। सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी लीडर से बार बार कहा कि अगर ठाकरे गठबंधन जीता तो मुस्लिम मेयर बन सकता है और मुंबई की डेमोग्राफी बदल सकती है। इससे हिंदू वोटर को एकजुट होने में मदद मिली। वहीं ठाकरे कैंप को झटका भी लगा, क्योंकि आरोप लग रहे थे कि वो मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। महाराष्ट्र नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है।
ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। बीएमसी को बाला साहेब ठाकरे की विरासत का आखिरी मजबूत केंद्र माना जाता था और इसी की बदौलत अभी तक ठाकरे परिवार की राजनीति बची थी। लेकिन आज जो नतीजे आए उससे साबित हो गया कि ठाकरे ब्रदर्स के मराठी कार्ड पर फडणवीस की हिंदुत्व वाली मराठी थ्योरी भारी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में दो चीजें आज बदल गई। एक तो बीएमसी पर कई दशकों से चला रहा ठाकरे परिवार का दबदबा खत्म हो गया। दूसरा, महाराष्ट्र हज कमेटी का इतिहास बदल गया। पहली बार हज कमेटी का सीईओ एक हिंदू बन गया, जिसके बाद मुस्लिम मोहल्लों में खलबली मची हुई है। मियां भाई बेचैन हैं और इस फैसले के खिलाफ वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और महाराष्ट्र की राजनीति में आए बदलाव को अब समझिए। ये अच्छा मूव है, इसमें अलग नजरिया मिलेगा, अलग इनपुट मिलेगा। ये बिल्कुल गलत है, लीगली भी गलत है और मोरली भी गलत है। हज कमेटी का चीफ हिंदू हो गया। हिंदू चलाएंगे हज कमेटी, भाईजान ने छाती पीटी। पहली मर्तबा ये देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में कि हज कमेटी का जो चेयरमैन है वो एक नॉन मुस्लिम को बना दिया बीजेपी ने। महाराष्ट्र बदल रहा है। एक तरफ बीएमसी में 25 सालों से चली आ रही ठाकरे परिवार की बादशाहत खत्म हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार महाराष्ट्र हज कमेटी में गैर मुस्लिम शख्स यानी एक हिंदू को चीफ बनाया गया है। महाराष्ट्र राज्य हज कमेटी के इतिहास में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारी मनोज जाधव को कमेटी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। हज कमेटी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी गैर मुस्लिम अधिकारी को इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब सरकार के इस फैसले पर बवाल मचा हुआ है, भाईजान भड़के हुए हैं। ये बड़ी ताज्जुब की बात है ये कि आजादी से लेकर अब तक पहली मर्तबा ये देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में कि हज कमेटी का जो चेयरमैन है वो एक नॉन मुस्लिम को बना दिया बीजेपी ने। अरे किस तरह से आप कर रहे हो? उनको तो हज करने का भी अधिकार नहीं है, वो तो अलाउड ही नहीं है हज का। उनको क्या पता है हाजी के क्या क्या अरकानात होते हैं? हज पे जो जाने वाला था हाजी के लिए उसको क्या पता? क्या पूरे महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी सरकार को कोई ऐसा मुसलमान नहीं मिला जो हज कमेटी का चेयरमैन बन सके? हम तो उसका एहतजाज कर रहे हैं, हमको ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है कि कैसा एक नॉन मुस्लिम को बना सकते हो आप हज कमेटी का चेयरमैन। भारत में मुसलमानों की हज यात्रा और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं के प्रबंधन के लिए भारतीय हज समिति और राज्य हज समितियों की स्थापना के लिए बनाया गया कानून है, जिसे हज कमेटी एक्ट कहते हैं। इसी एक्ट के तहत ही हज यात्रियों के चयन, उनके आवास, परिवहन और कल्याण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।